डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। यदि आप बीए पार्ट थर्ड अर्थात तीसरे साल के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ आपका ये है और सेमेस्टर फिफ्थ में आपको मालूम है कि दो पेपर होंगे। ये देखिए, ईयर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है, यूनिट सेवेंथ है और पेपर सेकेंड का ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये हेमिंग्वे की एक कहानी है, द ओल्ड मैन एंड द सी। इसी के बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। आप इसके वीडियो के अंत तक बने रहिए। शानदार वीडियो, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और फिर उसके बाद इस समझने के बाद आप कहानी को बड़े आराम से लिख लेंगे। जो भी क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। वैसे भी इसमें आपके साथ कुछ क्वेश्चन आपको और उसके पूरे आंसर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आप देखते रहिए अंत तक और पूरे वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन फिक्शन। अमेरिकन फिक्शन की इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। अमेरिकन फिक्शन encompasses novels, short stories and novellas written in the United States। अमेरिकन फिक्शन जो है encompasses घूमता है नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेलास के जो है रिटन यूनाइटेड स्टेट में जो लिखे गए नॉवेलास हैं और शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, उसी के इर्द गिर्द ये घूमता है। स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। इट ऑफन एक्सप्लोर द थीम लाइक इंडिविजुअलिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमन स्ट्रगल, फ्रीडम एंड मोरल डिलेमास। ये 5-6 चीजों पे इसमें ज्यादातर वर्णन होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें होती है वो ये होती है कि इसमें एक सेकेंड, इसमें जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं ये इट ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स लाइक इंडिविजुअलिटी, ये व्यक्तिवाद को बताता है, व्यक्तिगत चीजों को बताता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बताता है, ह्यूमन स्ट्रगल, मानवीय संघर्षों को बताता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता को बताता है, एंड मोरल डिलेमा, और नैतिक दुविधाओं के बारे में ये बात करता है। जब हम नैतिकता के भंवर में फंसते हैं और नैतिकता के जो सिस्टम होता है जब हम उस पर फंस जाते हैं तो ये क्या होता है, इसी में इन सब चीजों को इसमें शो किया जाता है अमेरिकन लिटरेचर में, अमेरिकन फिक्शन में, from early writers such as Washington Irving and the Nathaniel Hawthorne, that to 20th century authors like F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway and John Steinbeck, American fiction reflects the historical, cultural and social realities of the United States। देखिए, इसमें जो अर्ली जो राइटर्स हैं सच एज वॉशिंगटन इरविन है एंड दी नेथनियल हॉथॉर्न है और ये 20th सेंचुरी के ऑथर जो होते हैं लाइक एफ स्कॉट फिट्जरलैंड है और अर्नेस्ट हेमिंग्वे है एंड जॉन स्टीनबैक है। और अमेरिकन फिक्शन रिफ्लेक्ट, ये शो किसको करता है, हिस्टोरिकल कल्चर एंड द सोशल रियलिस्टिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, और सामाजिक वास्तविकता को शो करता है जो यूनाइटेड स्टेट में पाई जाती है। की कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स रियलिज्म, जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या आता है, इंक्लूड्स रियलिज्म, वो वास्तविकता को शो करता है। क्या कहता है, वास्तविकता को शो करता है, एक्सप्लोर मैंने दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड रियलिज्म, वास्तविकता को शो करता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, वो मानवीय साइकोलॉजी को शो करता है, विविध रीजनल सेटिंग, और जो है विविध रीजनल सेटिंग को, विभिन्न जो है रीजनल सेटिंग को भी वो शो करता है, एंड सोशल क्रिटिक, और ये समाज पर टिप्पणी भी करता है। अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़िएगा। आज इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप देख लेते हैं हेमिंग्वे का, शॉर्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में, जो इस कहानी के राइटर, उनके बारे में ज्यादा जान लेते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1899 से 1961 तक वाज अ नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये क्या है, ये हेमिंग्वे जो है 1899 से 1961 थे और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर्स हैं। नोन फॉर हिज कंसाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग स्टाइल, ये किस चीज के लिए मशहूर है, नोन फॉर, प्रसिद्ध है, हिज कंसाइज, शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करना राइटिंग स्टाइल, इनकी सीधे तरीके से राइटिंग स्टाइल होती है, उसी को ये शो करते हैं। आगे देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग, ही इन्फ्लुएंस्ड
20th सेंचुरी लिटरेचर, उन्होंने 20वीं शताब्दी के लिटरेचर को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था विद हिज फोकस ऑन ह्यूमन एंड्योरेंस। किस चीज से? ह्यूमन एंड्योरेंस। एंड्योरेंस माने धैर्य, इंसानी धैर्य, मनुष्य का जो धैर्य है, जो सब्र है, उसको बहुत ज्यादा शो किया था। करेज, साहस को शो किया था। एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और जीवन की जटिलता को उन्होंने दिखाया था अपने लिटरेचर में। हेमिंगवेज वर्स ऑफन रिफ्लेक्ट्स थीम्स ऑफ वॉर, ये युद्ध के बारे में बताते हैं, लव प्रेम के बारे में बताते हैं, नेचर प्रकृति के बारे में बताते हैं, एंड द एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल, और जो है एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल के बारे में बताते हैं कि जो है अस्तित्व का जो संघर्ष है, आदमी का एग्जिस्टेंस जो वजूद होता है उसके लिए जो संघर्ष करता है, उसके बारे में बात करते हैं। उनके फेमस वर्स जो अगर हम देखेंगे, फेमस वर्स है इंक्लूड द सन ऑल्सो राइजेस, द फेयरवेल टू द आर्म्स है, एंड द ओल्ड मैन एंड द सी, द लेटर winning him the Pulitzer Prize in 1953 and contributing to his Nobel Prize in Literature in 1954। तो जो है पहले उनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था, फिर उसके बाद उसी ने कंट्रीब्यूट किया और उनको जाकर के नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला था 1954 में। तो ये थोड़ा सा हिंदी दे दिया है मैंने। आगे आइए, द ओल्ड मैन एंड द सी इंट्रोडक्शन, थीम एंड फुल समरी। इसमें 3 चीजें आपको, इंट्रोडक्शन मिलेगा, इसकी थीम मिलेगी, फुल समरी मिलेगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस कहानी का। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ शॉर्ट नॉवेल that tells the story of a Santiago, an aged Cuban fisherman and his epic struggle to catch a giant marlin। ये देखिए, ये एक ऐसे फिशरमैन की कहानी है जो काफी लंबे अरसे से उसको कोई वो शिकार नहीं कर पाया था। अभी याद है कितने दिनों तक वो शिकार नहीं कर पाया था, लेकिन फिर जब वो शिकार करता है तो उसके साथ क्या होता है वो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। कितना वो जो है परेशान होता है और उस परेशानी के आलम में भी वो अपने साहस को, अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है। इसी चीज को इसमें दिखाया गया है कि आदमी कितना भी परेशान हो जाए, कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने एंड्योरेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। यही चीज इसमें दिखाया है कि क्या कहता है फिशरमैन एंड हिज एपिक स्ट्रगल टू कैच अ जायंट मार्लिन। वो एक बड़ी सी मछली पकड़ता है, उसी के बारे में बताता है। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ द प्रिजर्वेंस, ये किस चीज को शो करता है? एंड इट एक्सप्लोर्स ये शो करता है। क्या शो करता है? इसमें शो करता है वो एक जॉइंट मछली को पकड़ लेता है। एंड होता क्या? इट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ द प्रिजर्वेंस, ये थीम ऑफ प्रिजर्वेंस को बताता है। इसमें सारी चीजें जो होती है, प्रिजर्वेंस के माने भी धैर्य के होता है, ये धैर्य की थीम को बताता है। और फिर कहता है ह्यूमन डिग्निटी, और इंसान की डिग्निटी को बताता है, करेज को बताता है, और रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर, मनुष्य और नेचर के प्रति एक रिलेशनशिप को भी वो बताता है। हेमिंगवेज सिंपल एंड डायरेक्ट नैरेटिव स्टाइल emphasize the universal struggle of the man against forces beyond his control। ये क्या करता है कि इसमें जो चीज आती है कि हेमिंगवे सिंपल एंड डायरेक्ट नैरेटिव है, और स्टाइल एम्फेसाइज जो जोर देता है, महत्व देता है किसको? द यूनिवर्सल स्ट्रगल, जो यूनिवर्सल स्ट्रगल है, जो संघर्ष है उसका कभी ना समाप्त होने वाला संघर्ष है, उसी को कहता है मैन अगेंस्ट फोर्सेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। वो उस फोर्स के खिलाफ वो संघर्ष दिखाता है जिसको आदमी जिससे संघर्ष करता है, और वो जो है, वो जो सोर्स है, जो ताकत है, वो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिसपे इंसान अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक ऐसी इसी में कहानी आती है, ये देखिएगा, कहानी बड़ी मजेदार है। किस तरीके से एक जो है ऐसा सोर्स आता है, फोर्स आता है, शक्ति आती है जो इसको हरा के चली जाती है, और वो नेचुरल फोर्स है, उसके सामने ये बेबस हो जाता है, हालांकि संघर्ष पूरा करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम थीम देखते हैं। थीम इसके प्रिजर्वेंस एंड इंड्योरेंस। इसमें जो सबसे पहली जो थीम आती है वो ये है, जो है प्रिजर्वेंस एंड एंड्योरेंस है। जो सैंटियागो जो है, ये सैंटियागो स्ट्रगल डिमॉन्स्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द परसिस्टेंस डिस्पाइट हार्डशिप। ये क्या करता है ना,
कहता कि सैंटियागो जो है ना स्ट्रगल डिमॉन्स्ट्रेट्स, उसका जो सैंटियागो का जो संघर्ष है, वो जो संघर्ष करता है, संघर्ष क्या करता है अभी मैं कहानी बता रहा हूं, आगे देखते रहिए। डिमॉन्स्ट्रेट शो करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस, संघर्ष के को शो करता है। जो सैंटियागो का जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो डिमॉन्स्ट्रेट शो करता है, किसको शो करता है? द इंपॉर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस, वो परसिस्टेंस को शो करता है, संघर्ष को शो करता है, डिस्पाइट हार्डशिप, हार्डशिप के अतिरिक्त वो जो है के अलावा वो परसिस्टेंस को, संघर्ष को वो शो करता है। करेज एंड पर्सनल डिग्निटी, वो करेज और पर्सनल डिग्निटी, इसमें दो चीजें आते हैं, करेज और पर्सनल डिग्निटी। वो एक तो साहस होता है और दूसरी उसका जो है गरिमा होती है, वो अपनी व्यक्तिगत गरिमा के बारे में बात करता है। ट्रू करेज इज मेंटेनिंग इंटेग्रिटी एंड एफर्ट इवन इन डिफीट, कहता है कि ट्रू करेज जो है, वो सच्चा साहस क्या होता है, वो इज मेंटेनिंग, वो मेंटेन करता है इंटेग्रिटी को, किसका? एंड एफर्ट इवन इन डिफीट, जब इंसान हार जाता है तब भी वो उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। यही चीज इसमें दिखाया गया है, पर्सनल डिग्निटी को इसमें यही कह के दिखाया गया है कि जब मनुष्य सारी चीजों से हार जाता है तब भी उसे अपने करेज को, इंटेग्रिटी को, अपने मान सम्मान को मेंटेन करना पड़ता है, और उसी को मेंटेन करने वाला ही साहसी कहलाता है। जो हारने के बाद, बुरी तरह हारने के बाद, हर तरीके से वो हार जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी डिग्निटी, अपने मान सम्मान का से सौदा नहीं करता है, अपने मान सम्मान को बचा के रखता है। किस तरह बचाता है आगे हम देखते हैं। मैन वर्सेस नेचर, इसमें क्या आता है? मैन वर्सेस नेचर, ये आता है द नॉवेल एक्सप्लोर्स ह्यूमन बीइंग्स रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड, वो नेचुरल वर्ल्ड से इंसान का क्या संबंध है उसको इसमें दिखाया गया है। इम्फेसाइजिंग रिस्पेक्ट एंड को एग्जिस्टेंस, वो अपने वजूद को, को एक्सिस्टेंस, सह अस्तित्व को भी वो बचाने के प्रयास करता है कि किस तरह वो इसमें अपने सह अस्तित्व को बचाता है। आइसोलेशन इसमें आता है, आइसोलेशन एंड होप। सैंटियागो सॉलिटरी जर्नी रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन आइसोलेशन, जब इसमें जो है सैंटियागो जो है एक गल्फ स्ट्रीम धारा के साथ वो जब जाता है, तो उस धारा के साथ जब जाता है वो अकेला जाता है, तन्हा जाता है, मछली के शिकार के लिए वो जाता है। तो ये दिखाता है कि आज इंसान जो है कितना अकेला हो जाता है, कितना तन्हा हो गया है। रिसिलियंस यहाँ पे जो मतलब होता है, कहता है कि वो अपने अस्तित्व को बचाता है। किस तरीके से बचाता है वो? सॉरी, यहाँ पे रिसिलियंस है ना, हाँ रिसिलियंस है। एंड होप अगेंस्ट एडवर्सिटी, वो अपने एडवर्सिटी के खिलाफ जो उसके विपक्ष में है उसके खिलाफ अपने रिसिलियंस को बताता है, अर्थात लचीलेपन को भी इसमें शो करता है। इसका हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो थोड़ा सा टेढ़े हैं। अगर हम फुल समरी की बात करते हैं पूरी कहानी को, अब देखिए हम शुरू करते हैं कि कहानी इसमें क्या होती है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें होता क्या है, किस तरीके से होता है। देखिए मैंने बताया था कि एक फिशरमैन है, उसी की एक कहानी है, कैसे उसका जिंदगी उसकी कटती है। द नॉवेल बिगिंस विद सैंटियागो एन एल्डरली क्यूबन फिशरमैन, ये एक क्यूबियाई फिशरमैन है, उसी के ऊपर ये नॉवेल शुरू होती है। क्यूबन फिशरमैन, वो क्यूबा का एक फिशरमैन है। हु हैज गॉन 84 डेज, जिसका 84 दिन चला गया है विदाउट कैचिंग अ फिश, जो 84 दिनों तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। आज उसके 50वें दिन की यात्रा शुरू होती है। कैसे शुरू होती है जैसा देखिएगा। कैचिंग फिश, डिस्पाइट हिज बैड लक ही रिमेन्स डिटरमाइंड टू फिश, और नाकाम के बाद भी वो इरादा करता है, दृढ़ संकल्प करता है टू फिश, मछली पकड़ने का। 84 दिन वो नाकाम रह चुका है, लेकिन फिर वो 50वें दिन अपना संघर्ष शुरू करता है और क्या चाहता है? ही सेल्स, वो अपनी नाव को चलाता है। सेल माने नाव को चलाना। ही सेल्स कहां? फार इनटू द गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम है, 5-6 स्ट्रीम है, धाराएं जो समुद्र में चलती हैं, उसी में एक नाम है गल्फ स्ट्रीम, और उस गल्फ स्ट्रीम धारा में वो जाता है। एंड हुक्स अ जॉइंट मॉर्लिन, और उसकी कटिया में फंस जाती है एक भारी भरकम फिश। जब उसकी कांटे में भारी भरकम जो हुक होता है, जो
मछली फंसाने वाला हुक होता है, उसमें एक भारी भरकम फिश फंस जाती है और फिर उसका नाम है जॉन मॉर्लिन, मछली का नाम है मॉर्लिन। द बैटल बिटवीन सैंटियागो एंड द मॉर्लिन लास्ट फॉर 3 days and nights। और वो उस मछली को फंसाने के बाद 3 दिन 3 रात तक उसको खींचने में संघर्ष करता है। मामूली चीज नहीं है, मछली फंसाना फिर उस बड़ी मछली को बाहर निकालना, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। जो शिकारी हैं, जो फिशरमैन हैं, और वो भी स्पेशली जो अपने हुक में मछली को फंसाते हैं और जब बड़ी मछलियां उसमें फंस जाती हैं तो कैसे उसको निकालते हैं, कभी आप उनसे मिलिए तो उनसे लीजिए। मेरे एक अंकल थे, वो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ते थे, फंसाते थे और वो लाते थे। तो जब वो मछलियों को फंसा के लाते थे तो उनके हाथ को जब हम लोग देखते थे तो उनके हाथ ये ऐसे ऐसे कट जाते थे। हम लोग पूछे चाचा ये हाथ कटा कैसे, तो क्या वो मछली को खिलाया जाता है, वो खिलाते हैं। उस तरीका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि सभी लोग आप मछली को नहीं, वो जब बड़ी मछलियां फंसती है ना तो वो उसकी डोर को ना वो छोड़ते हैं, वो भागती है भागती है भागती है। जब वो भागते भागते थक जाते फिर उसको खींचते हैं, फिर वो जब उसकी थकान कम होती है तो फिर वो जोर लगाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर वो भागती है, फिर जोर लगाते हैं। यही क्रम चलता रहता है, छोड़ना खींचना चलता रहता है। तो उसी तरह इसको 3 दिन लग गए, छोड़ने और पकड़ने में उसको 3 दिन लग जाते हैं, 3 रात लग जाते हैं। द बैटल बिटवीन द सैंटियागो एंड द मॉर्लिन लास्ट फॉर 3 days and nights। 3 दिन और 3 रात तक ये युद्ध चलता रहता है। सैंटियागो एडमायर्स द फिश स्ट्रेंथ, और सैंटियागो जो है मछली की ताकत की प्रशंसा करता है कि बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही ताकतवर है, उसकी प्रशंसा करता है, उसके करेज की प्रशंसा करता है, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। सीइंग इट एज अ वर्दी अपॉर्चुनिटी, जब वो देखता है कि ये तो एक बहुत ही कीमती मौका मिला हुआ है तो वो उसकी जो है प्रशंसा करता है। और क्या कहता है आगे देखिए, करेज एंड ब्यूटी। आगे देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल, आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल छुड़ी है क्या, सी इट एज अ वर्दी अपोनेंट। सॉरी, ये जो है एक अपने जो वर्दी, एक भारी भरकम मजबूत अपोनेंट, अपोनेंट माने प्रतिद्वंदी। सी इट एज अ वर्दी अपोनेंट, एक भारी भरकम मजबूत प्रतिद्वंदी, अपोनेंट माने प्रतिद्वंदी को देख करके उसकी प्रशंसा करता है। देखिए, जब प्रतिद्वंदी मजबूत होता है तो लड़ने में मजा आता है, तो उसी टेस्ट को ये शो कर रहा है। आगे देखिए क्या करता है, आफ्टर लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल सैंटियागो फाइनली कैचेस द फिश मॉर्लिन। मॉर्लिन मीन्स मार्लिन फिश, वो मॉर्लिन फिश को पकड़ लेता है एंड टाइज इट टू द साइड ऑफ हिज स्किफ, और वो अपनी स्किफ में उसको बांध देता है। स्किफ कहते हैं छोटी नाव, जिसको हम लोग क्या डोंगा नाव या डोंगी नाव बोलते हैं, उसी में वो उसे बांध देता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, स्टिक वो उसमें बांध देता है। टाइज इट टू द इनसाइड ऑफ हिज स्किफ, वो स्किफ में अपनी डोंगी नाव में बांध देता है। हाउएवर ऑन हिज वे बैक टू शोर, अब जब वो समुद्र के किनारे आना चाहता है, शार्क्स अटैक द फिश, मछली पर शार्क मछली अटैक कर देती है। और फिर क्या होता है, सैंटियागो फाइट्स ब्रेवली बट कैन नॉट प्रिवेंट द शार्क फ्रॉम द डिवोरिंग द मॉर्लिन, है ना। अब वो क्या कहता है कि वो जब वो शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है तो सैंटियागो जो होता है फाइट्स ब्रेवली, बहुत बहादुरी से उसे लड़ता है, बट कैन नॉट प्रिवेंट, लेकिन वो बचा नहीं पाता है। बट कैन नॉट प्रिवेंट, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है। किसको, प्रिवेंट दी शार्क्स फ्रॉम द डिवोरिंग। देखिए, डिवोरिंग के माने होता है वो निगल जाना या खा जाना। शार्क मछली से उसको खाने से बचा नहीं पाता है। डिवोरिंग द मॉर्लिन, मॉर्लिन को शार्क मछली से खाने से बचा नहीं पाता है वो, यानी कि जब वो खाना चाहते तो वो शार्क उसे खा जाती है। लीविंग ओनली इट्स स्केलेटन, और वो छोड़ती क्या, उसका केवल कंकाल छोड़ देती है, उसका कंकाल छोड़ देती है। और स्केलेटन, एग्जॉस्टेड सैंटियागो रिटर्न्स होम, और वो जो है क्या करता है, एग्जॉस्टेड सैंटियागो रिटर्न्स होम,
और वो जो थका हुआ सैंटियागो घर आता है, वेयर अदर फिशरमैन मार्वेल एट द साइज ऑफ द स्केल्टन। और उसके जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे जब उसके स्केल्टन को देखते हैं, जब वो मछली खा जाती है तो उसके कंकाल को छोड़ देती है, स्केल्टन माने कंकाल, तो वो जो है क्या करते हैं, तो जब देखते हैं तो मार्वेल्स आश्चर्यचकित हो जाते हैं एट द साइज ऑफ स्केल्टन। स्केल्टन के जो है साइज को देख करके ये लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। डिस्पाइट द लॉस, अब 85 दिन के बाद और 3 दिन के संघर्षों के बाद उसे एक मछली मिली थी, वो अपनी नाव में उसे बांधा था, फिर उसे शार्क ने उसके ऊपर हमला करके वो खा गई। उसके बावजूद भी डिस्पाइट द लॉस सैंटियागो रिटेन्स हिज डिग्निटी एंड प्राइड। उसके बाद रिटेन्स बरकरार रखता है हिज डिग्निटी, अपने आत्मसम्मान को, अपने प्राइड को, अपने गर्व को वो मेंटेन रखता है। द नॉवेल क्या कहता है, द नॉवेला एक्सप्लोर्स यूनिवर्सल थीम ऑफ स्ट्रगल। ये जो नॉवेल जो होती है वो शो करती है संघर्ष के बारे में, इंड्योरेंस, ये संघर्ष के बारे में शो करती है, इंड्योरेंस सहनशीलता के बारे में शो करती है, करेज साहस के बारे में बात करती है, एंड ह्यूमन डिग्निटी मानवीय महत्व को देती है, मान सम्मान को देखती है। ये सारी चीजें ये नावेला जो शो करती है सैंटियागोज जर्नी सिंबलाइज। और सैंटियागो ने जो गल्फ स्ट्रीम में जो यात्रा शुरू की थी वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, द ह्यूमन कंडीशन, परसिस्टेंस इन द फेस ऑफ द एडवर्सिटी। वो क्या करता है कि किस तरीके से आदमी जो है ना परसिस्टेंट है, वो दृढ़ रहता है, दृढ़ता दिखाता है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। वो एडवर्सिटी विरोध में, रिस्पेक्ट ऑफ नेचर एंड इनर ट्रियम्फ, और जो उसकी अंदरूनी विजय होती है ऑफ स्पिरिट व द मैटेरियल लॉस। वो इसमें 2-3 चीजों को दिखाता है कि परसिस्टेंस इन द फेस ऑफ द एडवर्सिटी, वो विरुद्ध में भी अपने आप अपने वजूद को परसिस्ट करता है, वजूद को बचाए रखता है। रिस्पेक्ट फॉर नेचर, और किसके लिए, नेचर के रिस्पेक्ट के लिए, कि नेचर जो लिखा हुआ है नेचर के थ्रू वही होने वाला है, तो वो अपने आप को बचा के रखता है नेचर। एंड द इनर ट्रियम्फ, और जो उसकी जो है इनर ट्रियम्फ है, जो उसकी विजय है, वो क्या कहती है, इनर ट्रियम्फ ऑफ स्पिरिट ओवर मैटेरियल लॉस। वो मैटेरियल लॉस पर वो अपने इनर जो है को, अपने अंदरूनी सिस्टम को कंट्रोल करता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, हेमिंगवे नारेटिव इज सिंपल। अब यहाँ पे फिर बात आ जाती है, हेमिंगवे का जो नारेटिव है वो बहुत ही सिंपल है, प्रोफाउंड है, गंभीर है, कैप्चरिंग बोथ द ब्यूटी एंड द ब्रूटैलिटी। वो दोनों चीजों को वो कैप्चर करता है, ब्यूटी को भी और ब्रूटैलिटी को भी, निर्दयता को भी वो कैच करता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, ऑफ लाइफ एंड हाईलाइट द एग्जिस्टेंशियल बैटल, और जो है अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियल माने अपने अस्तित्व, बैटल ऑफ मैन अगेंस्ट फोर्सेस लार्ज देन हिमसेल्फ। वो उन जो है फोर्सेस के खिलाफ भी उसके बैटल को भी शो करता है, उसके जो अस्तित्व को शो करता है जो उससे बहुत ज्यादा भारी भरकम है। यानी कि वो इतनी बड़ी फिश होती है, 3 दिनों तक वो लड़ता है। तो इसमें यह शो करता है कि अगर हम परेशानियों में हैं, हमारे सामने बड़ी परेशानी है, तो हमें उससे संघर्ष करना चाहिए। हमें कभी अपने जो है सब्र को खोना नहीं चाहिए, वही उसके साथ होता है और वो लगातार उसके साथ संघर्ष करता रहता है। इसकी कहानी भी मैंने हिंदी में दिया है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ डिटेल इंट्रोडक्शन टू द अमेरिकन फिक्शन। अमेरिकन फिक्शन का एक जो है डिटेल नोट लिखिए इसका। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2 है, गिव अ ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर। हेमिंगवे का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखिए और फिर उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन बताइए कि उसने लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। इसकी जो है ओल्ड एंड मैन सी की जो है थीम को जैसा बता दीजिए। फिर उसके बाद आगे देखिए, ये दूसरा जो लास्ट 4th क्वेश्चन है, प्रोवाइड अ फुल समरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन और सी का जो है आप समरी बताइए। अगला जो क्वेश्चन आता है, 5वां और लास्ट क्वेश्चन जो इसका आता है, मैं हर में लगभग 3 और 5 क्वेश्चन दिया हूं। तो डिस्कस द सोशल एंड फिलोसफिकल क्रिटिक इन द ओल्ड मैन एंड द सी। और जो है इस पे वर्णन कीजिए किसका, फिलोसफिकल क्रिटिक, जो है फिलोसफिकल क्रिटिक पर जो है दार्शनिक
टिप्पणी कीजिए इस पर, द ओल्ड मैन एंड द सी पर। तो दोस्तों ये वीडियो था, आप मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने वीडियो में पूरी मेहनत किया है, आप भी इसको मेहनत से पढ़िए, इसके क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को रोक करके पढ़िए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़िए। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिलेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।